हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ एस्टेट की प्रिपरेशन को लेकर एक थ्योरेटिकल वीडियो लेकर आई हूँ जो कि टॉपिक वाइज वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मुझे अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, क्योंकि अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगेगा तभी मैं एक नया वीडियो और बनाऊंगी। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अपना प्रयास इसी वीडियो पे रोक दूंगी, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। तो देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर बात की जाती है कि हमारे पास पहले से क्या है और उनको मिक्स करके क्या बनेगा। जो पहले से आपके पास होता है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, यानी जो सब्सटेंस आप लेकर चलने वाले हैं वो होंगे आपके रिएक्टेंट्स, और जो नए सब्सटेंस आपके बनेंगे उन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं विद नई प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टी। और जो सब्सटेंस आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, टेक पार्ट करेंगे, वो रिएक्टेंट होंगे, और जो नए सब्सटेंस बनेंगे वो आपके प्रोडक्ट्स होंगे। एक चीज और यहाँ पे जो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी, किसी भी एटम के अंदर जो चेंजेज होंगे वो किस तरीके से होंगे। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज, किसी भी एलिमेंट के एटम चेंज नहीं होंगे किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर। तो क्या होगा फिर, उन एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, इस लाइन का मतलब मीनिंग क्या होगा, जैसे ही कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास सोडियम के एटम्स हैं, सोडियम एलिमेंट के एटम्स हैं आपके पास, तो ऐसा नहीं कि सोडियम के एलिमेंट के एटम्स जो है वो एल्यूमिनियम में चेंज हो जाएंगे या पोटाशियम में चेंज हो जाएंगे। नहीं, वो जिस भी एलिमेंट का एटम है, सोडियम का है तो सोडियम का ही रहेगा, पोटाशियम का है तो पोटाशियम का ही रहेगा। सिर्फ वो क्या होंगे, अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, ये जिंक है और H2SO4 है। तो यहाँ जिंक ने अपने आप को क्या कर लिया है, सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ रीअरेंज कर लिया है। ऐसा नहीं हुआ कि जिंक के एटम जो है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गए थे या हाइड्रोजन के जिंक में कन्वर्ट हो गए। नहीं, जिंक के जितने भी एटम थे वो एटम सारे के सारे किसके साथ जाके चिपक गए हैं, सल्फेट के साथ। और जो हाइड्रोजन के एटम थे वो अपने आप को वहां से रिलीज करके सेपरेट हो गए। तो इस तरीके से सिर्फ क्या किया, जिंक के एटम्स ने, हाइड्रोजन के एटम्स ने, सल्फर के, ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं, इन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया एक दूसरे के साथ और क्या किया, रिएक्शन करवाया है। यहाँ पे जैसे कि आप स्टार्टिंग में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लेके चले थे तो ये रिएक्टेंट हो गए हमारे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना है, ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। चलिए, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। जब आप किसी भी रिएक्शन को कम्प्लीटली बोल करके या लिख करके बताते हैं उसे हम रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया गया है कि मैग्नीशियम मेटल इज अवेलेबल इन साइंस लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन, and when magnesium ribbon is heated it burn in air with a dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide. Actually, on heating, magnesium combined with oxygen present in air to form magnesium oxide. तो ये जितना भी आपको लिख करके बताया गया है ये सारा आपका केमिकल रिएक्शन है। क्या कहेंगे इसको, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये कंप्लीट डिटेल में बताया गया है। लेकिन इसी डिटेल को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में अगर इस तरीके से लिख दें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन भी दो तरीके की होती है हमारी। एक तो वर्ड इक्वेशन होती है जो वर्ड्स की फॉर्म में लिखी जाती है, और एक सिंबॉलिक इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, जो इन वर्ड्स को सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखी जाती है। जैसे कि मैंने पीछे दिखाया था आपको, जिंक को जिंक नहीं, वो Zn लिखा था, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखा था। तो वो हमारी क्या थी, सिंबॉलिक या केमिकल इक्वेशन थी। और ये जो हमें इस तरीके से वर्ड्स फॉर्म में दी गई है ये हमारी क्या है, वर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन और
हमारी जो केमिकल इक्वेशन है उनमें हमें डिफरेंस क्लियर हुआ कि हमारे अगर लाइन की फॉर्म में लिखी गई है तो केमिकल रिएक्शन होगी, अगर वर्ड्स की फॉर्म में लिखी गई है तो वर्ड इक्वेशन होगी, और उन्हीं वर्ड्स को हम सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे जो एचटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, वो किस कलर का होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमेशा आपका व्हाइट कलर ही पाउडर होगा। फिर ये पूछा जा सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जितने भी मेटल के ऑक्साइड आपके बनेंगे वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होंगे, यानी जब आप उनको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वहां पे वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको बताएगा कि वो क्या है, बेस है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर का है। और इस पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब आप मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट मेटल लेकर चलते हैं तो उसको रिएक्ट करवाने से पहले आपको उसको क्लियर करना पड़ता है। क्लियर इन द सेंस ऑफ कि उसके ऊपर से डस्ट वगैरह रिमूव करनी पड़ती है, सैंड पेपर से उसको स्क्रब करना पड़ता है। ये देखिए मैग्नीशियम रिबन, जब इसको आप केमिकल रिएक्शन के लिए यूज करेंगे तो इसको सबसे पहले सैंड पेपर से स्क्रब करना पड़ेगा और स्क्रब करके इसको क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम कार्बन जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसके ऊपर एक कोटिंग जम जाती है, और वो कोटिंग किसकी होती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो ये क्वेश्चन आपके एचटेट में पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि मैग्नीशियम के ऊपर जब वो लंबे टाइम तक एयर में प्रेजेंट रहता है तो किस मेटल की कोटिंग उसके ऊपर बन जाती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग बन जाएगी। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए गए होंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या जो भी ऑप्शंस होंगे तो उनमें से आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। तो ये भी अंडरलाइन करने वाला आपका पॉइंट यहाँ पे बनता है। उसके बाद ये देखिए कि जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इज ए मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इस तरीके से वहां ऑप्शन में दिया जा सकता है कि वहां सिर्फ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, तो उस बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट में किस किस का मिक्सचर होगा, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर से आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन पिन आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, गर्मियों में दही जमाते हैं, दूध खट्टा हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकाना। डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होना, पचना। यानी जो हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन है ये किस तरीके का रिएक्शन है, इस तरीके का क्वेश्चन भी बड़ी डायरेक्टली वहां पे बनता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब ये सारे जो एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं ये केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के साथ साथ फिजिकल रिएक्शन भी होता है। जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो दो तरीके की होती हैं, जैसे कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे जैसे कि समझिए बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स है। अगर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि कैंडल को जब आप जलाएंगे तो वैक्स क्या होगा, बर्न होगा। तो स्टार्टिंग में वैक्स आपके पास था और बाद में वैक्स धीरे 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 कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, वैक्स की क्वांटिटी कम हो रही है। तो वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। और साथ में हम देखें कि वैक्स जो है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिजिकल चेंज है। और साथ में अगर आप ये देखेंगे कि वैक्स जो है बर्न होने के बाद हमें क्या दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है। तो ये किसका चेंज है, ये केमिकल चेंज है, केमिकल एनर्जी चेंज हो रहा है वहां पे। तो इस तरीके से आपसे चेंज में ये भी पूछ सकते हैं कि फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है, और जो एग्जाम्पल दिए हैं वो किस चेंज के हैं, वहां पे किस तरीके का चेंज हो रहा है, या चेंज का एग्जाम्पल है भी या नहीं है। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे।
अभी जैसा कि मैंने चेंज की बात की, तो चेंज के बारे में जान लेते कि केमिकल रिएक्शन में अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, अगर आपको वहां पे कोई गैस रिलीज होती हुई दिखाई दे। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, अगर इस प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने सॉल्यूशन रखा हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर एक लिक्विड है और नीचे अगर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आपको डिपॉजिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि सॉल्यूशन के साथ अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल सेपरेट पड़े हैं नीचे, तो वो पार्टिकल क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट कहलाते हैं, जो किसी बीकर के तली में बैठ जाते हैं उस तरीके से। फिर हम बात करते हैं चेंज इन कलर, अगर हमें किसी तरीके का कलर चेंज नजर आ रहा है। चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, स्टेट यानी फिजिकल स्टेट, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके का स्टेट चेंज हमें वहां पे दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चेंजेस हमें किसकी ओर इंडिकेशन करेंगे, केमिकल रिएक्शन की ओर इंडिकेट करेंगे। तो चलिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस की। जैसे ये क्वेश्चन स्टेट में पूछा भी गया है कि अगर आप जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए कि जब जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। जिंक है क्यों, आप कोई भी मेटल लेकर चलेंगे उसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। एक तो केस में एक्सेप्शन देखने को हमें मिलेगा, बट 99% मेटल्स और एसिड्स की रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। उसके बाद जब हम यहाँ पे जिंक लेके चलते हैं, ये हम जिंक ग्रैनुअल्स की फॉर्म में लेके चलते हैं, यानी जिंक का हम पाउडर भी नहीं कहेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे बारीक टुकड़े हम कह सकते हैं जिंक ग्रैनुअल्स। जब उनको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो उनका एकदम से रिएक्शन होता है और वहां पे बबल्स की फॉर्मेशन के साथ आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इस हाइड्रोजन गैस का आप टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए कैसे आपको करना है, देखिए जब आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करवाएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट उसके ऊपर फेस नहीं रखना है पहली बात, और उसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करना है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है फ्लेमेबल, वो एटमॉस्फेयर में जाते ही फायर कैच कर लेती है। इसलिए सबसे पहले इसके लिए सेटअप लगाया जाता है और इस सोल्यूशन को यहाँ से बीकर को बंद करके कैनोनिकल फ्लास्क को यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं और इसमें एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू उसको हम सॉप सोल्यूशन में रिलीज करवाते हैं और सॉप सोल्यूशन से बबल्स बनके वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब जब वो हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है तो उसके पास हम बर्निंग कैंडल को लेके जाते हैं तो वो पॉप साउंड रिलीज करती है वहां पे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो कैसी गैस है, हमारी हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि वो फायर कैच कर रही है, साउंड क्रिएट कर रही है वहां पे। साथ में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जब ये रिएक्शन होगी तो वहां पे टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर आएगा, आपकी जो फ्लास्क है उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा तो अभी हमें पता चल रहा है वहां पे कि चेंज इन टेम्परेचर होने से हमारा रिएक्शन हो रहा है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और रिएक्शन किस टाइप का है, एक्सोथर्मिक टाइप का है। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, अभिक्रिया। तो ये जिंक की बात थी। ऐसे ही आप मैग्नीशियम सोडियम के साथ भी जब रिएक्शन करेंगे तो ऐसा ही आपको वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी आप एसिड की रिएक्शन मेटल से ना करवा के मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हैं किसी एसिड के साथ, यहाँ पे हमने क्या लिया, सिर्फ मेटल और एसिड। अब हम क्या ले रहे हैं, मेटल कार्बोनेट और एसिड। मेटल कार्बोनेट आप सोडियम कार्बोनेट ले, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले, कोई इश्यू नहीं है, कोई भी आपका मेटल कार्बोनेट हो सकता है, जिंक कार्बोनेट हो सकता है। और एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, कोई भी एसिड आप वहां पे ले सकते हैं। जब ऐसा आप लेकर चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अब जो आपकी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी।
सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप रिएक्शन क्या देखेंगे, वहां पे गैस का इवोल्यूशन होगा, बट कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब इसका पता हमें कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होगी? इसके लिए आप हमेशा लाइम वाटर सोल्यूशन बनाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है उसको आप लाइम वाटर में डालते हैं और लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाता है, यानी दूध जैसा सफेद। तो उससे हमें पता चल जाता है कि अगर लाइम वाटर अपना कलर चेंज कर रहा है तो वहां पे किसकी वजह से कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। लेकिन वो जो वहां पे व्हाइट कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है स्टेट के अंदर, इसलिए जो मैं टॉपिक आज लेकर आई हूँ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं स्टेट के अंदर। यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन भी दिया गया है। A precipitate is a solid product which separate out from the solution during a chemical reaction. A precipitate can be formed by mixing aqueous solution of reactant when one of the product is insoluble in water. जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि बेकर के अंदर अगर आपका सोल्यूशन है तो एक लिक्विड फॉर्म में रहेगा और नीचे कुछ पार्ट सॉलिड फॉर्म में बैठ जाता है। तो सॉलिड में बैठे हुए पार्ट को, जो हम सरफेस पे बैठ गया सॉलिड पार्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट किस तरीके से होगा? तो जब हम दो सब्सटेंस लेके चल रहे हैं, जैसे कि एक है हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड और एक है लेड नाइट्रेट। पोटाशियम आयोडाइड को जब लेड नाइट्रेट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं पोटाशियम के हैं, आयोडीन के हैं, लेड के हैं, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के। इनके जो एटम होंगे अपने आप को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद पोटाशियम और नाइट्रेट अपने आप को अरेंज कर लेंगे, लेड और आयोडाइड अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट का। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो किस कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे। अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि येलो कलर के प्रेसिपिटेट किसकी वजह से हैं, तो वो लेड आयोडाइड की वजह से होंगे। सी है, इस तरीके के येलो पीपीटी हमें वहां पे देखने को मिलेंगे और किसकी वजह से होंगे, ये लेड आयोडाइड की वजह से। और जो लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड हैं आपके, जो आप रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं, वो कलरलेस सोल्यूशन देते हैं। और जैसे इन दोनों का मिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ वहां पे येलो कलर के पीपीटी लेड आयोडाइड की वजह से बनने स्टार्ट होंगे। एक रिएक्शन और है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्मेशन में और बेरियम क्लोराइड। इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो वहाँ बेरियम सल्फेट और HCl बनता है। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट कैसे कलर के प्रेसिपिटेट देंगे, हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट देंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का देखा जाए तो यहाँ भी आ गया, और भी हम अच्छे से बात करेंगे चेंज इन कलर की, कि स्टार्टिंग में कलर क्या था, बाद में कलर क्या हो गया। तो इस तरीके के रिएक्शन भी हमें जो कलर में टोटली चेंज देते हैं वो भी हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डार्क लाइंस में देख पा रहे हैं कि अगर हम सिट्रिक एसिड लेते हैं, जो कि खट्टी चीजों के अंदर पाया जाता है, लेमन के अंदर पाया जाता है, और पोटाशियम परमैंगनेट लेते हैं जो कि पर्पल कलर का होता है, इन दोनों का जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो रिएक्शन होने के बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कलरलेस होगा। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में हमारे रिएक्शन में कलर कैसा था, पर्पल, और जब मिक्सिंग होने के बाद प्रोडक्ट मिले वो कैसे हो गए, कलरलेस। तो ये आपको जो कलर में चेंज देखने को मिला, ये भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के साथ। और पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में थोड़ा सा एसिड डाल के 1-2 ड्रॉप या जैसे भी हमारी क्वांटिटी, जो भी हमारी रिएक्शन के अकॉर्डिंग
नीडेड होती है उसको वहां डाल करके एसिडिफाइड कर लिया जाता है, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट हो जाता है एसिडिफाइड, और उसमें हम पास करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो एक्चुअल कलर था पोटाशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज था, और उनको रिएक्ट करने के बाद जो कलर चेंज हुआ वहां पे वो ग्रीन कलर हो जाता है। यहाँ पे आपको ब्लैक नजर आ रहा होगा बट एक्चुअल में ये ग्रीन कलर यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे ऑरेंज से ग्रीन कलर में जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है रिएक्शन के अंदर, ये भी हमारा केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है। तो इन चेंजेस को आप नोट करें, ये नोट ना करें कि केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, हमें यहाँ नोट करना है कि ऑरेंज से ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन का लेवल हर ईयर एवरी ईयर डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट होता जा रहा है। वो कितना डीपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमें नहीं पता चलता वहां पे। तो हमारी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हम हर एक वर्ड को लाइन टू लाइन वहां पे पिक कर लें कि यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, एसिडिफाइड होना चाहिए, और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। और जब रिएक्शन होने के बाद चेंज आएगा वो किस कलर का चेंज आएगा, ग्रीन कलर का आएगा। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे नोट करनी है। देखिए यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर के पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को रखा गया है, उसके बाद उसमें वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया गया। जैसे ही ड्रॉप करके यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड आप स्टार्टिंग में लेकर चले थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो आप देखेंगे कि पहले रिएक्शन के टाइम पे जब बीकर था वो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, और धीरे धीरे रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा और बीकर आपके हैंड को थोड़ा थोड़ा हॉट होना फील स्टार्ट हो जाएगा, हॉट फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दो तीन चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब चेंज इन टेम्परेचर होगा, अगर आपका रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हीट बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है, तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। अगर इसी चेंज के दौरान अगर आपको देखने को मिले कि जो बीकर का टेम्परेचर नॉर्मल से डिक्रीज हो रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है और ज्यादा, तो वहां पे हीट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ली गई है, अवशोषित कर ली गई है, तो रिएक्शन जो होगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ दिया गया है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। किस किस के बीच में, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड के बीच में जब रिएक्शन होगा तो हमारा यहाँ पे बेरियम क्लोराइड बनेगा प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हमारा रिएक्शन देखने को मिल रहा है हमें, ये रिएक्शन कैसा होगा, हमारा एंडोथर्मिक टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, फॉल इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। एक रिएक्शन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था, जिंक ग्रेनुअल्स और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो आप रिएक्शन करवाएंगे, वो रिएक्शन भी मैंने आपको वहां पे बताया था किस टाइप का था, एक्सोथर्मिक टाइप का था, क्योंकि वहां पे भी हीट रिलीज हो रही थी, एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज हो रही थी, बीकर का टेम्परेचर राइज कर रहा था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें पता चला है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। एक दो चीजें और जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो एचटेट टीजीटी का हो या पीजीटी का, जैसे कि पूछ लिया जाता है क्विक लाइम का फॉर्मूला कौन सा है, या कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका उसको लाइम या क्विक लाइम कहा जाता है। इसी तरीके से स्लेक्ट लाइम के लिए पूछ लिया जाता है, कॉमन नेम दे करके उनके केमिकल फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा वो सिलेक्ट लाइम कहलाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम संगमरमर या मार्बल बोलते हैं वो हमारा CaCO3 होता है। तो ये तीनों को आप नोट करके जरूर रखें, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। और जो लाइम वाटर के ड्यूरिंग रिएक्शन करवाया जाता है वो हम जिसके पीपीटी देखने को हमें मिलते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है। तो समझिए कैल्शियम ऑक्साइड लाइम है, लाइम के अंदर वाटर डाल देंगे तो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसके अंदर अगर CO2 पास कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि व्हाइट कलर के मिल्की व्हाइट कलर के पीपीटी प्रेसिपिटेट हमें वहां पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में मैंने आपको पहले भी बताया था कैंडल वैक्स के एग्जांपल लेते हुए कि जब हम स्टेट चेंज की बात करेंगे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या डायरेक्ट सॉलिड से गैस की हम बात कर सकते हैं वहां पे। उसके एग्जांपल्स में हमारे पास देखिए सबसे पहले हम जो स्टेट चेंज की बात कर रहे हैं कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। Combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas। यहाँ पे तीनों हमें देखने को मिलेंगे। जब वैक्स सॉलिड था, वैक्स मेल्ट होकर के वाटर फॉर्म्ड बाय द combustion of wax in a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is a gas। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि तीनों टाइप के आपको चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो ये थे हमारे केमिकल चेंज में जो जो हमें देखने को मिलते हैं चेंजेस, वो सब हमने डिस्कस कर लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए नया वीडियो बना सकूं। अदरवाइज ये चीज़ हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।